बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोड्यूसिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड बजट। यानी जब आप डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन सब को जान जाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन है और आपने न्यू बाइंग करनी है, तो अब आप न्यू बाइंग करने के लिए इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो आगे देखते हैं। कि यानी आपने जो बजट बनाना है, बजट को आप अप्रूवल लेटर भी कह सकते हैं, प्राइस की एस्टिमेशन भी कह सकते हैं। तो जब भी आप न्यू बाइंग के लिए प्राइस एस्टिमेट करेंगे तो आप उसको किस तरह से इन चीज़ों को, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट है, इनको किस तरह से एवेलुएट करते हुए अपनी अप्रूवल लेटर में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए तीन डिफरेंट मेथड हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट है। क्या आप इनको ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, आप इनको परचेज कॉस्ट एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, आप इनको परचेज प्राइस एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं इनके ज़रिए, नंबर 2 कॉस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और नंबर 3 प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं। कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, इससे 2-3 वीडियो पीछे अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ ए बिजनेस एट विच रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। जो आपको टोटल इनकम आ रही है और जो आपकी टोटल कॉस्ट कंज्यूम हो रही है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब जो आ रहा है और जो लग रहा है, यानी कि जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं और जो आपको आ रहा है, ये दोनों जब एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ जो डेफिनेशन में या सुनने में हिडन लगती है वो है प्रॉफिट। जब हम कहते हैं कि जी जो आपकी कॉस्ट आ रही है और जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, अगर वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये जो रेवेन्यू आ रहा होता है बेसिकली उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है। यानी रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती हैं और जो खर्च हो रहा है वो सिर्फ कॉस्ट होती है। मतलब जब आप ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जी 10 रुपये कॉस्ट लगी है तो 10 रुपये रेवेन्यू आ रहा है तो हम ब्रेक इवन पे हैं कि जो लग रहा है उतना आ रहा है, कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, ऐसी पोजीशन नहीं होती, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर आपका जो टारगेट प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट के अंदर शामिल होता है। जो रेवेन्यू आप रिसीव कर रहे होते हैं, यानी सेल करने से जो अमाउंट आ रही होती है, उस सेल अमाउंट के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो जो रिसीव किया आपने और जो कॉस्ट है, जब वो दोनों मिलते हैं तो वो ब्रेक इवन है। यानी उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है, जो रिसीट हो रही होती है, जो सेल से अमाउंट आती है। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कि 10 रुपये लगे थे 10 रुपये आ गए तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। नहीं, ऐसी नहीं है। अगर 10 रुपये लगे थे तो अब अगर उस 10 रुपये की कॉस्ट के अंदर 4 रुपये मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट रखा हुआ है, तो वो जो 10 रुपये लगे थे और प्लस 4 रुपये प्रॉफिट है, तो 14 रुपये जो टोटल है वो रिसीट हो रहे होंगे। जब 14 रुपये आएंगे और 10 रुपये लगेंगे तो ये ब्रेक इवन है। कि जो जितने भी बिजनेस मार्केट में चल रहे होते हैं उसमें प्रॉफिट कैलकुलेटेड होता है कि इतनी कॉस्ट होगी तो इतना प्रॉफिट इसमें मैन्युफैक्चरर का है। तो जो सेल प्राइस है वो प्रॉफिट के साथ होती है। जब भी हम ये कहते हैं कि जी रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, रेवेन्यू रिसीव हुआ, सेल से कुछ अमाउंट आई है, तो वो जो सेल हो रही होती है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो इसको अभी मेरे पास कोई वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं ये ड्रा कर देता। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ वर्बली कि अगर फिक्स कॉस्ट किसी मैन्युफैक्चरर की 3 लाख है और
सेल प्राइस जो एक यूनिट होगा वो 100 रुपये का है। 100 रुपये में 60 रुपये कॉस्ट है और 40 रुपये प्रॉफिट है, यानी 100 रुपये की एक चीज़ बिकेगी, इसमें 60 रुपये कॉस्ट आएगी, 40 रुपये उसका प्रॉफिट होगा, तो 100 रुपये की वो सेल हो जाएगी। अब फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, तो एक माह में अगर 3 लाख उसकी फ़िक्स कॉस्ट आती है और 100 रुपये की उसकी वो प्रोडक्ट सेल होती है, तो वो कितनी प्रोडक्ट बनाएगा? तो वो 7500 पीसेस बनाएगा, जिससे उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। 7500 किस तरह से बनाएगा कि वो जो उसकी फ़िक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए, उसको वो डिवाइड कर देगा 40 से, जो कि उसका प्रॉफिट है। अब फिक्स कॉस्ट उसकी 3 लाख है, प्रॉफिट 40 है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय तकसीम 40 से कर दें तो 7500 उसके पीसीज आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ की सेल कर रहा है। अब इसको रीचेक आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 7500 पीसेस को 60 से आप ज़रब देंगे तो ये 4,05,000 बन जाएगा, और 7500 को अगर आप 40 से ज़रब देंगे तो ये 3 लाख बन जाएगा, जो कि और 7500 को 100 से ज़रब देंगे तो ये 7.5 लाख बन जाएगा। तो अब 7.5 लाख में से उसकी 4.5 लाख कॉस्ट है, यानी कि 7500 पीसेस ज़रब 60 रुपये, ये उसकी कॉस्ट है, और 7500 पीसेस ज़रब 40 रुपये 3 लाख, ये उसका प्रॉफिट है, और 7500 पीसेस ज़रब 100 जो कि टोटल कॉस्ट है, तो 7.5 लाख। 7.5 लाख में से 3 लाख प्रॉफिट है और 4.5 लाख उसकी कॉस्ट है। तो अब फिक्स कॉस्ट 3 लाख थी, और जो प्रॉफिट 40 रुपये और 60 रुपये कॉस्ट है, उसको जब उसने सेल किया तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 4.5 लाख हो गई और 3 लाख प्रॉफिट निकल आया। तो ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट है कि उसने जो कॉस्ट इन्वेस्ट की थी वो प्रॉफिट के साथ वसूल कर ली। अब इससे ऊपर जब वो प्रोडक्शन करेगा तो वो एक्सेस प्रॉफिट में जाएगी, उससे उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब वो प्रोडक्शन करेगा तो वहाँ पे उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन कम होती है तो फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी और वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। इसको एक और इजी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ 10 लीटर के कैन परचेज करता हूँ, और एक सुजुकी जब मैन्युफैक्चरर से कैन उठा के लाती है तो उसमें 250 पीसेस लोड होते हैं। अब समटाइम कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, अगर मेरे पास पैसे कम है और मुझे कैन अर्जेंटली रिक्वायर्ड हो तो मैं क्या करूँगा कि मैं 100 पीसेस ले लूँगा, कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 100 पीसेस मंगवा लेता हूँ। तो अगर एक कैन 100 रुपये का, आप फर्ज कर लें कि 100 रुपये का है, तो 100 कैन मंगवाने के लिए मुझे 10,000 वहाँ पे करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, और सुजुकी वाला मैन्युफैक्चरर से उठा के जब मेरे वेयर हाउस में आएगा तो 5,000 वो चार्ज कर लेता है अपना फ्रेट। अब 10,000 और 5,000 15,000 टोटल अमाउंट मैंने खर्च की और 100 पीसेस कैन जो है वो ले लिए। तो इसका मतलब कि 150 रुपया पर कैन मुझे कॉस्ट पड़ी। लेकिन चूंकि सुजुकी में 250 कैन आ सकते थे, जो मैंने अपने कैश फ्लो की प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले सका, लेकिन अगर मेरा कैश फ्लो बेहतर हो और मैं 250 कैन वहाँ से मंगवाऊँ तो 250 कैन 100 रुपीज़ से 25,000 मैं वहाँ पे करूँगा और 5,000 सुजुकी वाले को दूंगा, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। उसने 5,000 लेना है, खा मैं 10 मंगवाऊँ या मैं 250 मंगवाऊँ। तो जब मैं 5,000 उसको और 25,000 उसको दूंगा तो मैंने 30,000 खर्च करके 250 कैन मंगवाए। तो अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी ऑफ कैन को, जो अमाउंट खर्च हुई है 30,000 डिवाइडेड बाय 250, तो ये कैन मुझे 125 रुपये में पड़ा। तो अब ये मेरे लिए जो फिजिबल कंडीशन बनती है वो 1 to 5 जो 125 रुपये का कैन आ रहा है वो इकोनॉमिकल कंडीशन है। और इससे मतलब 250 से कम क्वांटिटी लूँगा तो लॉस में जाएगा, 250 लूँगा तो मैं एक ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होऊंगा, जहाँ पे मेरी प्राइस जो है वो बेहतरीन है, जहाँ पर मैं एक बेहतर
प्राइस को अचीव कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप जब न्यू बाइंग को प्रोक्योर करेंगे तो वहाँ पे आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। इसमें एक वेट या पैकिंग का की एस्टिमेशन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सम टाइम एंड यूज़र कहता है कि जी मुझे 90 kg फ्ला मटेरियल 90 kg चाहिए, जबकि उसकी पैकिंग 25 kg होती है। तो अब 90 kg के लिए या तो आप 3 बैग ले सकते हैं 25 kg के जो 75 kg होगा, या आप 4 ले सकते हैं जो 25 kg मल्टीप्लाई 4 तो 100 kg होगा। तो 90 kg कोई फिजिबल क्वांटिटी नहीं है। तो आप एंड यूज़र से कहेंगे भाई या 3 बैग करो 75 किलो के या 4 करो 100 किलो के। तो आपके लिए जो ब्रेक इवन होगा वो फिर 3 या 4 जिधर भी आप जाना चाहे वहाँ पे होगा कि आप किस तरह से अपनी क्वांटिटी को और प्राइसेस को वहाँ पे एवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप परचेज कॉस्ट एनालिसिस, इसको मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।